साथियों नमस्कार। साथियों, अभी पिछले साल हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। अभी हाल फिलहाल की बात है, नेपाल में तख्तापलट हुआ, वहां पर जेन जी प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद हमारे देश में एक नेता ये कहते हैं कि मैं जेन जी से, युवाओं से, स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे आए। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट का नाम देने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस प्रोटेस्ट को अब कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इसको जो पूरी तरह से लीड कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि इस व्यक्ति को किस तरह से पाला पोसा गया, तैयार किया गया वामपंथियों के द्वारा, और किस तरह से इस देश में जेन जी प्रोटेस्ट कराने की एक साजिश रची जा रही है। कितने ज्यादा चैलेंजेस मोदी गवर्नमेंट के सामने आने वाले हैं, उन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे लेटेस्ट बात जो सामने आई है वो ये कि ये जो सोनम वांगचुक है, इसको एनएसए के तहत अब डिटेन कर लिया गया है और इसको राजस्थान में लाया गया है, क्योंकि वहां पर रहकर के दंगे भड़का रहा था, लोगों की जाने जा रही थी, चीजों को फूका जा रहा था। फिर चाहे वो सरकारी बसेस हो, सरकारी वैन्स हो, पुलिस की जीप हो, या कोई बीजेपी का हेडक्वार्टर हो, इस तरह की बिल्डिंग्स को भी फूंक दिया गया है। वहां इस तरह का प्रोटेस्ट कराने की कोशिश की गई जैसे नेपाल में कराने की कोशिश की गई थी। ठीक है, सोनम वांगचुक इस समय राजस्थान की जोधपुर जेल में शिफ्ट हो चुका है, और ये व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में जितना आप अध्ययन करेंगे उतनी ही परतें खुलती जाएंगी। देखिए, पूरे क्रम सुनिए आप, होता क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ उस पर भी मैं आऊंगा। पहले आप ये जानिए सोनम वांगचुक नाम की चिड़िया है क्या। सोनम वांगचुक को 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला। मैग्सेसे पुरस्कार वही है जो अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है, और रवीश कुमार को भी मिल चुका है, और कई लोगों को मिल चुका है। अगर हम थोड़ा पास्ट में चले जाएं तो कई अच्छे लोगों को भी ये दिया जाता था, लेकिन बाद में एक बना लिया गया इस पुरस्कार को, एक ऐसा सिंबल कि भाई हम इसे देख करके आदमी को टैगलाइन लगा देंगे कि ये आदमी कुछ ना कुछ है। ये जो व्यक्ति है सोनम वांगचुक, ये अपने आप को साइंटिस्ट कहता है, इंजीनियर कहता है। ये लद्दाख में रह करके वहां पर कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी कुछ चीज बना, कभी कोई चीज बना, लोगों के लिए इनोवेशन करता रहता है। और 3 इडियट्स जो फिल्म आई थी उसमें जो आमिर खान का किरदार दिखाया गया था लास्ट में, फुंगसुक वांगडू, तो कहीं ना कहीं बताया गया वो यहां से इंस्पायर्ड है। इस व्यक्ति ने, चलो ठीक है, तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुमने स्कूल बना रखा है, कॉलेजेस बना रखे हैं, तुम साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हो, तुम जगह जगह पर जाकर के लोगों को इनोवेशन सिखाते हो, अच्छा खासा सिखा रहे थे, फिर अचानक तुमको ये एक्टिविस्ट बनने जैसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हो गया? तुम अचानक से क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन गए, ऐसा कैसे हो गया? तुमको अचानक से मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। तैयार किया गया है साहब। किसी इंसान को अगर आप ये चाहते हो कि इस देश में लोग एक माइंडसेट को मानने लग जाएं, किसी इंसान की बात को मानने लग जाएं, तो पहले उस इंसान को ऑथेंटिकेट बनाना होता है। ये बताना होता है कि देखो ये कितना महान इंसान है। उस महान बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उस पर कई बार पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, मैगजीन छापी जा सकती हैं, लेख छापे जा सकते हैं। हो सकता है उस इंसान को जिम्मेदारी दे दी जाए इतिहास की किताबें लिखने के लिए। हमारे यहाँ पर रोमिला थापर जैसे जो लोग रहे हैं, इरफान हबीब जैसे जो लोग रहे हैं, अब जो राइटर हैं एनसीईआरटी के, तो हम तो ये समझेंगे ना ये बहुत बड़े लोग हैं, अब वो जो कह देंगे हम उनकी बात को मानेंगे। फिर ऐसे राइटर्स को, फिल्म प्रोड्यूसर्स को, बड़े बड़े लोगों को सम्मानित कर दिया जाता है। सम्मानित करते हमारे दिमाग में आता है वो अब तो इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये। फिर वो जो कह देते हैं वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है। तो अभी तक दुनिया में जो डीप स्टेट का प्रभाव रहा है, हमारे देश में भी जो सरकारें रहीं जो इनके प्रभाव में काम करती थी, इकोसिस्टम के तहत काम होता था, उन सब में ऐसे लोगों को तैयार किया गया। अब आप देखिए, मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, हमें नर्मदा बचानी है। क्यों? क्योंकि सरदार सरोवर डैम नहीं बनने देना है। आज देखिए वही सरदार सरोवर डैम कई लोगों को नौकरियां दे रहा है, बाढ़ से बचा रहा है गुजरात को, बिजली दे रहा है, काफी चीजें दे रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसे ही अभी हाल फिलहाल में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो और कांग्रेस के द्वारा कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार लेकर के आ रही है, इससे एनवायरमेंट को खतरा है। ये नहीं बता रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आने से चाइना को खतरा है, लेकिन इनको एक अभी की बात है, 7 या 8 सितंबर के आसपास बात है, सोनिया गांधी का लेख छपा है एंटोनियो माइनो का। उसी प्रकार से हम अब यहां देख रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक नाम की चिड़िया है, जब 2018 में इसे मैग्सेसे मिल गया, उसके बाद ये एक्टिवेट हुआ है, और लगातार आप देखिए 2020 के बाद से ये वीडियोस पर वीडियोस डालते चला आ रहा है, इस प्रकार की बातें कह रहा है जैसे क्लाइमेट की चिंता सिर्फ इसी को है, एनवायरमेंट की चिंता सिर्फ इसी को है। आप जान रहे बात को? अब आप समझिए कि ये आदमी मांग क्या कर रहा है। ये आदमी मांग कर रहा है कि भाई जो लद्दाख है, लद्दाख को पूरे स्टेटहुड दे दिया जाना चाहिए और इसको 6th शेड्यूल में रख दिया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब ये क्या चक्कर है? लद्दाख का सबसे पहले तो मैं आपको मैप दिखा दूं। ये मैप है, 2 रीजन्स हैं, कारगिल और आपका लेह वाला जो क्षेत्र है। इस पूरे लद्दाख की, मतलब जो भी भारत के कंट्रोल में है,
उसमें जो पॉपुलेशन है वो 2 से 3 लाख के बीच में बताई जाती है। 2011 का सेंसस कहता है कि 2 लाख के आसपास है, लेकिन थोड़ा बढ़ा लो तो 3 लाख के आसपास मान लीजिए। इस पूरे 3 लाख की जनसंख्या के बीच लद्दाख के पास लोकसभा की 1 सीट है, जो बहुत मायने रखती है। यहां तो 20-20 लाख लोगों पे एक होती है। और दूसरी बात, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 2019 के बाद से, जब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बदलाव करते हुए जम्मू कश्मीर को भी यूटी बना दिया गया विद असेंबली, और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। यह बोला गया कि विद द टाइम हम स्टेटहुड दे देंगे। यह मांग कर रहा है तभी से, स्टेटहुड दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो, राज्य का दर्जा दो। दूसरी इसने मांग स्टार्ट करी, जो भी कुछ समय पहले भी इसने मांग स्टार्ट करी थी, कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को रख दो। आप कहोगे अनुसूची 6 या 6th शेड्यूल क्या होता है? हमारे देश में जो ट्राइबल क्षेत्र होते हैं, जहाँ जनजातियां रहती हैं, जो ऐसे लोग जो बिल्कुल प्रकृति से जुड़ करके रहते हैं, उनके हितों को बचाने के लिए, और वहां पर डेवलपमेंट भी ऐसा हो कि उनको भी दिक्कत ना आए, डेवलपमेंट भी हो जाए, हमारे संविधान में व्यवस्था की गई थी 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की। जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर 5th शेड्यूल को लागू किया जाता है, और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, यानी कि उधर आप चले जाएं मणिपुर, नागालैंड, उस तरफ, तो वहां पर 6th शेड्यूल के जरिए काम किया जाता है। 5th शेड्यूल ये कहता है कि अगर 5वां शेड्यूल कि अगर आपको कोई डेवलपमेंट करना है तो उस जगह पर रह रही ट्राइब जनजाति को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उससे पूछिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। उनकी राय मशवरे के बाद ही आप वहां पर कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी वो भी आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस में शामिल होंगे। 6th शेड्यूल थोड़ी ज्यादा पावर दे देता है ट्राइब्स को। 6th शेड्यूल तो ट्राइब्स को शामिल कर देता है आपके साथ, यानी कि जो वहां पर गवर्नमेंट है या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो भी है, वो और वहां के ट्राइबल लोग, जनजाति लोग मिलकर के पॉलिसी बनाएंगे, मिलकर के उसे लागू कराएंगे। और वहां के जो ट्राइबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो होती हैं, उन सभी के पास इतना भी अधिकार होता है कि वो टैक्सेस को बढ़वा सकती हैं, घटा सकती हैं, वो किसी को सजा दिलवा सकती हैं, सजा कम करा सकती हैं, किसी भी चीज की जुडिशियल पावर, मजिस्ट्रेट पावर जिसे कहते हैं। और उसी प्रकार से ये भी बता सकते हैं कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसे रोक भी सकते हैं। बस बहुत कुछ इनके हाथ में आ जाता है 6th शेड्यूल के लागू होते ही। सोनम वांगचुक ये चाहता है कि ये जो 6th शेड्यूल जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लागू है, ये लद्दाख में भी लागू कर दो। यानी कि जैसे ये लद्दाख में लागू हो जाएगा, उसके बाद अगर लद्दाख ने चाह लिया कि केंद्र सरकार की यहां पर एक भी सड़क नहीं बनेगी, तो फिर नहीं बनेगी। फिर लद्दाख ने चाह लिया कि जो हमारी आर्मी बिल्कुल बॉर्डर के किनारे सड़क बना रही है वो नहीं बनेगी, तो फिर नहीं बनेगी। फिर इसने चाह लिया कि यहां पर इंडस्ट्री नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी। अब आप बताइए, लद्दाख जैसा सेंसिटिव जोन किससे सीमा बनती है हमारी? चीन से। मैं पुराना मैप दिखा रहा हूं 2019 से पहले का। ये LAC है, इधर अक्साई चीन है, ये पूरा चीन है, आप बगल में चीन है, इधर आप आइए तो POK है। वहां पर आप चाहते हो कि ऐसा इंडिपेंडेंट कर दो आपको कि आप केंद्र सरकार की बात न भी मानना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर देने के बाद आपको लगता है कि लद्दाख की सिक्योरिटी पहले जैसी मजबूत रहेगी? आप बताइए। 3 लाख की पॉपुलेशन में आपको नहीं लगता कि ये POK वाले और इधर से अक्साई चीन वाले मिलकर के उन्हें भड़का करके अगर 10,000 लोगों को भी सड़क पर ले आए तो उस पूरे क्षेत्र में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इसको और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा अभी दे दिया जाए तो ये POK वापस ले लेने देंगे? अगर आपको POK वापस चाहिए, अक्साई चीन वापस चाहिए, तो आपको इन दोनों पर कंट्रोल रखना होगा सिक्योरिटी वाइज। कंट्रोल का मतलब नहीं लोगों को कंट्रोल करो, लेकिन अगर आपने इनसे कंट्रोल जरा भी लूज किया तो आप भूल जाओ फिर इन दोनों के बारे में। तो ये सोनम वांगचुक नाम का चिड़िया जो इस समय मांग कर रही है, इस मांग करने से हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो रही है कि गिर रही है? किसकी मदद कर रहा है ये सोनम वांगचुक? चाइना की कर रहा है कि पाकिस्तान की कर रहा है? इस पर इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, जेन ज़ीस को सोचना चाहिए। मैं बताऊंगा सोनम वांगचुक की कहानी, अभी रुकिए, धीरे धीरे इसके पत्ते खुलेंगे। अब सुनिए, एक कहानी और बताता हूं। चाइना कभी नहीं चाहेगा, चाइना, कि वो अक्साई चीन हमको लौटाए, बल्कि वो ये चाहेगा कि ये लद्दाख भी उसे मिल जाए। क्यों? क्योंकि इस पूरे लद्दाख के क्षेत्र में एक सैंड पाई जाती है बड़ी अच्छी क्वालिटी की। इस सैंड से सिलिकॉन निकाला जाता है, उस सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाए जाते हैं। चाइना अपने यहां की रेत बहुत इस्तेमाल कर चुका है, उसकी नजर इस रेत पर है। इसलिए चाइना ने अक्साई चीन में कई सारी ऐसे रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई हुई हैं जो यहां की रेत पर काम कर रही हैं। दूसरा सुनिए, यहां से यूरेनियम निकाला जा सकता है, थोरियम निकाला जा सकता है, जिससे न्यूक्लियर पावर बन सकती है। चाइना कर रहा है इस तरफ ये काम, लेकिन अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो सोनम वांगचुक को दिक्कत हो रही है। और सुनिए, चाइना रेत के साथ साथ पानी पर भी निगाहें बनाए हुए है।
क्योंकि जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है इसमें पानी बहुत लगता है। अगर आप 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का एक सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहे हैं तो आपको लगभग 10,000 लीटर पानी चाहिए, और ये 10,000 लीटर पानी बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो चाइना की नदियों में अभी नहीं है। तो कहां से मिल रहा है? तो यहां से मिल रहा है। ये आप कहिएगा ये क्या है? देखिए, जब पाकिस्तान नाम के भिखारी ने यूएन की मदद से पीओके कब्जा कर लिया था, तो पीओके खुद जो उसने कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर का भाग, इस भिखारी ने इस क्षेत्र का भी, इस पीओके का भी एक पोर्शन चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जिसे सक्सगाम वैली बोलते हैं। इस पूरे क्षेत्र में 250 से भी ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जो जब पिघलते हैं तो नदियां बनती हैं, लेक्स बनती हैं, उसका पानी चाइना उपयोग करता है। और चाइना पिछले कई साल से इन ग्लेशियर्स को पिघला रहा है। जब चाइना इनको पिघला रहा है, जब चाइना रिसर्च सेंटर खोल रहा है, चाइना इंडस्ट्रीज खोल रहा है, तब सोनम को दिक्कत नहीं आ रही है, तब क्लाइमेट को कोई दिक्कत नहीं है। इसके मुंह से एक शब्द चाइना के खिलाफ नहीं निकलेगा कि चाइना ने ऐसा कर दिया यहां पे। लेकिन यहां अगर हमारी सरकार जाके रिसर्च करना चाहे यूरेनियम पे, थोरियम पे या किसी प्रकार से सिलिकॉन पर, तो इसको दिक्कत हो रही है। क्या कहता है? क्या रे वॉइस से आने से हमारा क्लाइमेट खराब हो जाएगा, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हमारी ट्राइब्स को दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, यहां पर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते, हम इंडस्ट्रीज नहीं चाहते। और ऊपर से यह भी कहता है कि सरकार ने वादा किया था 22,000 जॉब्स देंगी, जॉब्स क्यों नहीं दे रहे, जॉब्स क्यों नहीं दे रहे? तो जॉब्स कैसी आएंगी? जॉब्स ऐसे ही तो आएंगी। एक तरफ कहता है कि इंडस्ट्री नहीं आनी चाहिए, दूसरी तरफ कहता है कि जॉब्स भी चाहिए, जबकि सरकार ने सरकारी कोटे में जॉब्स का रिजर्वेशन बढ़ा दिया है, फिर भी इसे दिक्कत है। इस तरह का दोगला इंसान है ये। और आगे देखिए, ये व्यक्ति सुनिए और देखिए, ये सोनम वांगचुक नाम की चिड़िया अभी फरवरी मार्च की बात है, इसी साल की फरवरी की आई थिंक, ये पाकिस्तान गया हुआ था, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं सोनम वांगचुक पाकिस्तान विजिट। ये अभी इस पर सीबीआई इस पर वो कर रही है, जांच कर रही है। ये पाकिस्तान गया था, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। और कॉन्फ्रेंस में किस बात की? क्लाइमेट कैसे बचाएं कॉन्फ्रेंस, अंग्रेजी में क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता। क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें शामिल हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए चर्चा कहां हो रही है? पाकिस्तान में। वैसे ये नेशनलिस्ट बन रहा है, वैसे ही बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बन रहा है, लेकिन क्लाइमेट बचाने में किसकी मदद कर रहा है? पाकिस्तान की। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे क्लाइमेट बच सकता है, तुम चाहोगे ये फॉर्मूला कभी पाकिस्तान के हाथ लगे? अब छोड़ो, पाकिस्तान को क्या मतलब है क्लाइमेट से और डेवलपमेंट और इन सब चीजों से? वो क्या करता है हम और आप सब जानते हैं। तो ये सोनम वांगचुक में क्लाइमेट बचाने तो नहीं गया होगा। सवाल ये है। और सुनिए, और सुनिए, इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान किस तरह से बर्बरता कर रहा है पीओके वालों के साथ, इन लोगों के साथ, हम लोगों को भी आतंकवाद से परेशान कर रखा है। इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा। एक बार तो प्लेबिसाइड के लिए भी बोल गया था कि अगर सब लोग ऐसा चाहते हैं तो फिर करवा लेना चाहिए जनमत संग्रह, कि किसको कहां रहना है। इस तरह का ये व्यक्ति है। और सुनिए, मैं इस सोनम वांगचुक को आज पूरी तरह से आपके सामने रख दूंगा। देखिए, इस पर एफसीआरए की भी जांच चल रही है। मतलब एफसीआरए के जो सेक्शंस हैं उसका वायलेशन इसने किया है। जब भी आप फॉरेन से कोई फंड लेते हो या आपके पास कोई डोनेशन आता है विदेश से, तो वो एक एफसीआरए अकाउंट में लेना होता है आपको, और आपको बताना होता है कि भाई मुझे इतना पैसा फलानी जगह से आया है। इसने कुछ पैसा बाहर से लिया है जो एफसीआरए के अकाउंट में ना लेकर के निजी अकाउंट में ले लिया है, और मान भी रहा है, कह रहा है नहीं नहीं हमको तो बस इतना ही पैसा बाहर से मिला था, वो हमने वहां रख लिया था। ये तो वो है जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा वो तो पता नहीं क्या क्या है। ठीक है साहब, देखिए, इस पर लगभग ये आरोप है, मानता है इस बात को, कि लगभग 3,35,000 रुपए इसे बाहर से मिले हैं और एफसी डोनेशन के रूप में, और इसने इसको एफसीआरए के अकाउंट में नहीं रखवाया है, यानी सेक्शन 18 का वायलेशन किया है इस एफसीआरए एक्ट के। दूसरा सुनिए, इसके पास 54,600 रुपए लोकल फंड्स आए हैं जो एफसीआरए में आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये मिस्टेक हो गई है, हम नहीं ध्यान दे पाए, निजी अकाउंट में ले लिए, कोई बात नहीं। इसके अलावा अभी जो जांच चल रही है कि स्वीडन से भी इसके पास लगभग 4,93,000 का फंड आया है। क्यों आया था? कि यूथ में अवेयरनेस फैलानी है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, फूड सिक्योरिटी को लेकर के। ये तो 2-4 भी पकड़ में आए हैं।
यानी कि ये इतनी बड़ी हस्ती हो गया, जो एक नॉर्मल साइंटिस्ट था वो 4-5 साल में इतनी बड़ी हस्ती हो गया कि उसमें विदेशों से फंड आने लग गए। सोचिए आप। अब इसकी और बैकग्राउंड पे जाइए। सोनम वांगचुक नाम की चिड़िया एक जमाने में हमारी सरकारों में भी पार्टिसिपेट करती थी। किस तरह से, देखिए। ये ही वॉज अपॉइंटेड टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ लद्दाख हिल काउंसिल गवर्नमेंट्स विजन डॉक्यूमेंट लद्दाख 2025। 2013 में लद्दाख 2025 नाम का विजन डॉक्यूमेंट सरकार ने जो जारी किया था, उसमें इसको शामिल किया था मनमोहन सिंह जी ने। उसके अलावा सुनिए, 2005 में वांगचुक वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी है उसकी एक विंग थी, उसमें नेशनल गवर्निंग काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का ये सदस्य था। सोनिया गांधी ने बनवाया था इसे, एंटोनियो माइनो ने। इसकी उस समय ऐसी कौन सी उपलब्धि थी जिसे देख करके आपने से एजुकेशन सुधार परिषद में शामिल कर लिया? कौन सी थी बताइए। 2005 में कार्रवाई हो रही है, उसी वक्त एक आध साल में फिल्म बनना स्टार्ट हो जाती है, 2009 में 3 इडियट्स रिलीज हो जाती है जो इसके ऊपर बनती है। आगे देखिए, फ्रॉम 2007 टू 2010 ही वर्कड एज एन एजुकेशन एडवाइजर फॉर एमएस, अ डेनिश एनजीओ वर्किंग टू सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। सोनिया गांधी ने हमारे देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए उसके लिए एक एनजीओ की मदद ली थी, जो कहां का था, डेनमार्क का था। यानी डेनमार्क और भारत को बताएगा कि किस तरह की एजुकेशन तुम्हारे यहां होनी चाहिए। उसमें ये एक एजुकेशन एडवाइजर था। यानी कि कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर काम किया है इसने, अच्छे से कदम कदम पे साथ रहा है। आगे देखिए, फिर इसने एक आइस स्तूपा बना दिया, फिर ये बनाने लगा कि देखो अगर ठंड से बचना है तो इसमें रह लो, ऐसे करके कुछ कुछ लाता रहा ये, ठीक है। फिर देखो, ही वॉज अपॉइंटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 2013 में भी इसको शामिल किया गया। उस समय लद्दाख कश्मीर वगैरह सब एक ही थे उस समय। फिर 2014 में ही वॉज अपॉइंटेड, पहले की बात है ना, टू द एक्सपर्ट पैनल फॉर फ्रेमिंग J&K स्टेट एजुकेशन पॉलिसी एंड विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ही फिर अपने काम करने लगा। अभी भी सरकार, अच्छा इसने क्या किया है ये और बताता हूं मैं आपको। अभी भी क्या होता है, धीरे धीरे इसने 2015 के बाद से लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट किया, अपनी पहचान बनाना स्टार्ट किया, पकड़ बना ली लोगों में, और वहां का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गया। चूंकि सरकार अब वहां के लोगों को तवज्जो देती है, हर तरीके से उन लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहती है, तो सरकार जब भी कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेके जाती है तो उनसे एक बार सलाह मशवरा भी होता है, ऐसा नहीं है। और कोई जरूरी नहीं सरकार करे ना करे, तो होता है। और कई बार लोग मांग उठाते हैं, तब इनकी मांगे भी सुनी जाती है। तो ये जब से आमरण अनशन पर बैठने लगा है पिछले साल से, तब सरकार जब ये बैठा है तब सरकार ने इससे बातचीत भी करना चाहिए कि अच्छा भाई तुम्हारी मांग क्या, चलो बताओ। इसने कहा नहीं, हमें रिजर्वेशन कोटा बढ़ा दो, हमें और जॉब्स चाहिए, ठीक है बढ़ा दिया। अभी भी बातचीत का सिलसिला जारी होना था। 25-26 को बातचीत होनी थी वहां के गवर्नर साहब के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ। 24 को उन्होंने दंगा करवा दिया। तो कोई ये कहे कि अरे ये सरकार तो बिल्कुल इसकी एंटी है, कोई बात ही नहीं करना चाह रही है, कर रही है साहब, कर रही है, क्योंकि प्रतिनिधि बन गया है ना ये। और सुनिए, ये कह रहा है कि यहां पर आप डेवलपमेंट मत करिए किसी तरह का जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। अब भाई बिना एनवायरनमेंट को नुकसान, देखो एनवायरनमेंट को बेशक नुकसान पहुंचता है किसी भी चीज से, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होती है सिक्योरिटी। आज दुनिया के देश सिक्योर हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो दी है। हम ये सोच के यहाँ सड़क ना बनाए, एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा, उस सड़क से लद्दाख के लोगों को ही फायदा मिलेगा। और वहां के रहने वाले लोगों से पूछिए, लद्दाख की पॉपुलेशन मैंने बताया लगभग 3 लाख के आसपास है। इसमें से एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जो इन सब चीजों के पक्ष में है ही नहीं। किसके? दंगे फसाद के। चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग जो सोनम वांगचुक के साथ खड़े होकर ये आगजनी कर रहे थे कल परसों, 2-4 हजार मुश्किल से। बाकी सब लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। ये सोनम वांगचुक ये चाहता है 2-4 हजार इतने भारी पड़ जाए कि लगे पूरे लद्दाख की आवाज है। तो बाकी जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे आप पूछना कि जो सड़कों का निर्माण हमने किया है LAC के किनारे, उससे किसको फायदा हो रहा है? जो 4G इंटरनेट वहां चल रहा है उससे किसको फायदा हो रहा है? बताऊंगा वहां किस किस तरह के प्रोजेक्ट चले हैं, लेकिन ये नहीं चाहता कि ये चलें, क्योंकि अगर यहाँ प्रोजेक्ट बन गए, यहाँ सड़कें बन गई, यहाँ पर चीजें एस्टैब्लिश हो गई, तो चाइना फिर कैसे पकड़ बनाएगा? अच्छा, ये चाइना के खिलाफ भी वीडियो बनाया इसने 2020 में कि हमें स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, देखो चाइना ये कर रहा है, देखो चाइना वो कर रहा है। कई बार अपनी इमेज बड़े प्यार से आता है। ये उस तरह का व्यक्ति नहीं है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो गुस्से में बना रहा हूं, इमोशन से मेरे इस वीडियो में। ये वैसे बात नहीं करता कर रहा ही में, ये बात करेगा देखिए हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, देखिए चाइना ऐसा कर रहा है, बड़ी सॉफ्ट सी इमेज बना रखी है, बढ़िया सी।
बनाई जाती है ऐसी। अगर ये बात करेगा कर्राई में ज़्यादा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो हमारे देश में कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग हैं ना, उनको ये ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं। देखो बेचारा किस तरह से बैठा हुआ है, ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है। अब देखिए साहब आगे की चीज़ें। अब इसको दिक्कत किस बात से है, यानी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं लद्दाख में, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपने ऐसे कई प्रोजेक्ट, जैसे कई फोटो देखे होंगे मोदी साहब के, किसी टनल में जा रहे हैं, कभी किसी पुल पे खड़े हुए हैं, कभी किसी सड़क पे दौड़ रहे हैं उनकी गाड़ी में बैठ करके। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर वाले या लद्दाख वाले, उन पर हम बात करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट विजयक, बीआरओ ने सेलिब्रेट किया अपना 15वां राइजिंग डे इन कारगिल विद 1200 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के किनारे सड़कें बनाता है, वो लंबे समय से बॉर्डर के किनारे सड़कें बना रहा है। अब इसने घोषणा करी कि हम 1200 करोड़ रुपए और लगा करके यहाँ पर सड़कों का निर्माण तेजी से करेंगे। 15 साल से ये काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर लद्दाख में, कारगिल में, और अब इन्होंने बोला है कि 1200 करोड़ रुपए और लगा करके हम 1400 किलोमीटर की रोड्स और 80 मेजर ब्रिजेस जो अभी तक हमने बनाए हैं उसको हम मेंटेन करेंगे और ज़्यादा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के लिए सुविधाएं और बढ़ जाएं। ऐसा इन्होंने कहा। ये दिक्कत इसको जाहिर सी बात है होगी। उसके बाद अभी इसी साल अक्टूबर में एक एयरपोर्ट का वहाँ पर उद्घाटन होना है। इसको कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट बोलते हैं। इसको बनाने की शुरुआत की गई थी 2019 में। इसका भी उद्घाटन होना है, यानी एयरपोर्ट भी मिल रहा है लद्दाख को। उसके बाद देखिए लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जैसे पानी से बिजली बनाना डैम्स के जरिए, या सोलर एनर्जी के जरिए बिजली बनाना, या विंड एनर्जी के जरिए बिजली बनाना। इन सब चीज़ों के जरिए जब बिजली बनती है तो इसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। इसमें आप प्रोजेक्ट्स के नाम देखिए, ठीक है साहब। ये सब प्रोजेक्ट है 1 2 3 4। फिर देखिए अपकमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं नाम सबके इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ना आपको याद रहेंगे और ना पढ़ने से कुछ होगा। तो याद रखिए 11 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। 11 डैम रूपी प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये नहीं चाहता बने। सोलर पावर के अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें तो 1 2 3 4 सोलर पावर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इस पर मैं और डिटेल अभी चर्चा करूंगा, रुकिएगा। सोलर और थर्मल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, जिनमें से कई पर काम चल रहा है। अन्य अगर देखोगे आप, जैसे कि वाटर मिल्स लग रही है, या पिको हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, या वाटर मिल का अपग्रेडेशन है, तो 3 ये, ठीक है। फिर सोलर विंड हाइब्रिड, पवन बिजली भी सौर ऊर्जा भी, उनका हाइब्रिड मिक्सर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रो जो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो भी दिखाई दे वही हैं, वही वाले हैं। इस तरह से पूरा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहां चल रहा है, देख लिया, अनगिनत हैं। इसको दिक्कत है। ये जब बनेगा तो इसको मेंटेन करना है, चलाना है, बनाना है, ठीक भी करना है, सारी चीज़ें हैं। इसमें लोग लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे। जब वो वर्कर्स लगेंगे तो कहाँ के लोगों को काम मिलेगा? लद्दाख के लोगों को मिलेगा, रोजगार ही तो मिलेगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बिजली बनेगी, और रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे कि किसी तरह का कोई प्रदूषण भी नहीं होता। पर इससे दिक्कत है। आगे देखिए, ये पूरे डिटेल्ड जानकारी है। अगर हम यहां पर पूरी डिटेल्ड जानकारी के साथ अध्ययन करें तो 2026 के लिए, ये जो साल चल रहा है 25-26, सरकार ने 4692 करोड़ रुपए आवंटित किए लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए, जो कि बताते हैं कि 2025 की तुलना में 1200 करोड़ कम है। लेकिन 2000 इससे पहले बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है, तो आप उसमें मत जाइएगा। कुछ लोग इस लाइन को पकड़े बोलेंगे तो उससे ज़रूर कम है, लेकिन इतने करोड़ों की परियोजना तो अब और स्टार्ट होनी है। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी अंडरस्कोर्ड द वाइटल, इन्होंने बताया किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। देखिए फरवरी 2025 तक लद्दाख में अभी तक जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 3590 मेगावाट के आसपास है, 3000 साढ़े 3000 के आसपास, ठीक है।
अब सरकार क्या कह रही है उस पर भी आइएगा, ध्यान रखिएगा। सरकार ने कहा है कि इसको बढ़ाएंगे, अभी कितना बढ़ाएंगे देखो। द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स टू एस्टैब्लिश 13,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड 12,000 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अभी 3,500 मेगावाट ही है, इसको बढ़ा करके 13,000 मेगावाट लेकर के जाएंगे, साथ में बैटरी स्टोरेज भी। अब इतना करेंगे तो देश को भी लाभ होगा, लद्दाख को भी लाभ होगा, लेकिन इसे दिक्कत है, ठीक है। उसके अलावे अगर आप बात करें सिविल एविएशन, जो विमान वगैरह को डील करते हैं, उन्होंने भी लगभग 480 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिससे कि ले एयरपोर्ट बन सके, ठीक है। पेंगोंगसो लेक है, वहां से डैमचौक तक जो रोड बनी है, जो पूरा एक बढ़िया एक सड़क हाईवे टाइप का बन गया है, वो भी सरकार ने अभी बनवाया है। उसी प्रकार से जून 28 2024 में रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है लगभग 131 करोड़ का, जिसमें पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड टू इंप्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख, यानी कि लद्दाख में लोगों को बिजली मिल सके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके, उसका जो बिड है वो इन्होंने जीती है इतने करोड़ की, ये भी आपको बताया गया है। यूनियन कैबिनेट फरवरी 2023 में अप्रूव करती है 4.1 किलोमीटर शिंकुनला टनल ऑन नीमू पदम दारचा रोड लिंक टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। टनल भी बनी थी जिससे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल सके, लेकिन इससे इसे दिक्कत है। न जाने ऐसे कितने कार्यक्रम हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं। अब देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन जुलाई 2022 इन्फॉर्म लोकसभा डेट 1 मेडिकल कॉलेज हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ले में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है जिसमें लगभग 325 करोड़ रुपए लगेंगे, और वहां की जो यूनियन टेरिटरी है उसका 10% पैसा लगेगा, 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, ठीक है। यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम को लेकर के भी पैसा आवंटित किया गया है, जिसमें लगभग 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिससे यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, लेकिन इसे दिक्कत है। अगस्त 22 2024 को फोरब्रांग विलेज है यहाँ पर LAC के पास, वहाँ पर 4G मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं जिससे कि वहाँ पर लोगों को अच्छे से हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, जिसमें इंडियन आर्मी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और विलेजर्स की भी भूमिका है। ये इसे नहीं दिख रहा है। इतना सारा डेवलपमेंट पिछले कुछ 6-7 साल में ही हो गया, वो इसे नहीं दिख रहा। अब इसे वहाँ पर 2 लोकसभा की सीट चाहिए पूरे लद्दाख में। भाई आप पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिले हुए थे, आपस में मिक्स थे, तब आपके पास जो सीट थी आपको पता भी नहीं चलता था कि इनका प्रतिनिधित्व कब आपके वहां पर फर्क पड़ जाता था। भाई पहले आप मिले हुए थे तो सारा ध्यान जम्मू कश्मीर पे ही रहता था, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन आपके रिप्रेजेंटेशन को भी अफेक्ट कर रहा था। आपकी कोई स्वायत्तता ही नहीं थी, आपकी कोई अलग से पहचान ही नहीं थी। आपको उनसे अलग करके अलग पहचान दी, यूटी बनाया, केंद्र सरकार डायरेक्टली आपको देख रही है, आपको सब तरह के प्रोजेक्ट्स दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, आपको 1 लोकसभा सीट भी दी हुई है, आपकी हर बात सुन रही है, आपको ये पसंद नहीं आ रहा है। पहले आपको बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी बात, सरकार ने कहा कि हम भविष्य में जाकर के स्टेटहुड दे देंगे। अब सरकार ने ऐसी कई चीजें हैं जो समय के साथ करी है, कई चीजें अभी भी नहीं करी है। सरकार ने बोला पीओ के लेंगे, अब मैं इस बात पढ़ जाऊं कि क्यों नहीं लिया, अनशन बैठ जाऊं, पीओ के लो, पीओ के लो। भाई हर चीज का एक टाइम होता है, लेंगे, विश्वास है। राम मंदिर बना एक टाइम पे बना, 370 हटाया एक टाइम पे हटाया, सीए लाए एक टाइम पे लाए, जितने रिफॉर्म्स आए एक टाइम पे तो आए, सब कुछ मैनिफेस्टो में था। पर ये चाहता है पहले दिन ही सब हो जाए, इसे कुछ नहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है। आप समझ रहे हैं? इस तरह से पूरा एक खेल रचा गया है जिससे कि इनडायरेक्टली मदद मिल रही है चाइना को और पाकिस्तान को, क्योंकि जितना ज्यादा लद्दाख डिस्टर्ब रहेगा, जम्मू कश्मीर को तो पाकिस्तान टेररिज्म से डिस्टर्ब कर ही देता है, जितना लद्दाख डिस्टर्ब रहेगा उतना चाइना को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। इस मूर्ख को यह समझ में नहीं आ रहा कि अपने घर में आग लगा के किसकी मदद कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अब हमारे देश में प्रयास और किए जाएंगे। देखो कितने आंदोलन एक साथ चल रहे हैं अभी भी। ये सब प्रयास किया जाए कैसे भी स्टूडेंट्स को, जेंजीज को सड़कों पे लाओ, कुछ ना कुछ कराओ, हटाओ इस मोदी को। हमें मोदी पसंद नहीं है, हमें वही गुलामी की मानसिकता पसंद है जहां कुछ भी हमारे देश में हो जाए तो हम अमेरिका की तरफ देखें, कह रहे अमेरिका वैक्सीन बना दो, हम पे कोई मिसाइल गिर जाए तो हम रूस की तरफ देखें, हमें हथियार दे दो। हमें वैसा देश नहीं बनना जहां हम सब कुछ खुद बनाएं। हमें वैसा देश नहीं बनना। ऐसे गुलामों को सिर्फ कमियां निकालनी है। जब देश में स्वदेशी की बात करी जाती है तो गुलाम इस तरह की कोई इमेज ले आते हैं, कह रहे देखो ये तो आईफोन यूज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं स्वदेशी की। अरे बेशक कर रहे हैं, जिसकी चीजें अवेलेबल हैं उसे तो स्वदेशी करो। कोई आदमी किस तरह की मांग उठा रहा है, इससे किसको फायदा होगा, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा लो।
आज तुम्हारा लद्दाख अगर जल रहा है, चाहे किसी भी वजह से चल रहा हो, उसके जलने से किसको फायदा है? चाइना को, पाकिस्तान को या भारत को? इस पर तो बात कर लो, या इसमें भी बहस करोगे? और साथ ही यह भी देख लो कि किस तरह से लोगों को तैयार किया जाता है मैग्सेसे अवार्ड देकर के। इतनी अगर बुद्धि नहीं है, आज भी जातिवाद में फंसे हुए हो, धर्म में फंसे हुए हो कि कैसे भी हमारा नेता चुन के आ जाए, हमारी जाति धर्म का नेता चुन के आ जाए, जिससे हम गुंडागिर्दी कर सके और हमको कोई कुछ कहे नहीं। अगर इस तरह की मानसिकता है तो आपकी परिवार में, पीढ़ी में किसी को कोई भी कभी भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को जानिए। उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।